वेलकम बैक ओम कृष्णा एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रेम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। आज की जो हमारा साइंस का विज्ञान जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा ये शायद लेक्चर नंबर 4 है। हमने लेक्चर नंबर 4 में हमने स्टार्ट किया था, हमने पढ़ा था कि आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। सेल वॉल हमारी यही टॉपिक है, सेल वॉल। यहीं पे हमने अपने टॉपिक को स्टॉप किया था और यहीं से हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए सेल वॉल, अगर सेल वॉल की बात किया जाए तो यह केवल पादप में पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती है। यह केवल पादप में पाई जाती है। हम कह सकते हैं यह केवल पादपों में पाया जाता है। माने कोशिका भित्ति जो है वो केवल पौधों में पाई जाती है, प्लांट में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है। माने कह सकते हैं कि जंतुओं में नहीं पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है। और कोशिका का वह कंकाल, इसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति को, इसे वाह्य कंकाल के बीच के नाम से भी जाना जाता है। वाह्य कंकाल, वाह्य कंकाल के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। वाह्य कंकाल माने कोशिका भित्ति को वाह्य कंकाल के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्ण पारगम्य झिल्ली होती है, यह पूर्ण पारगम्य होती है। यह पूर्ण पारगम्य होती है, यह पूर्ण पारगम्य होती है। या हम कह सकते हैं यह सबसे बाहरी परत होती है जो छोटी और छोटी मजबूत तथा निर्जीव होती है। यह पूर्ण पारगम्य होती है। इसमें 3 स्तर पाए जाते हैं। इसमें कुल 3 स्तर पाए जाते हैं। इसमें कुल हमारे 3 स्तर पाए जाते हैं। ये पूर्ण पारगम्य होती है। इसमें हमारे 3 स्तर पाए जाते हैं। पहला प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति। दूसरा द्वितीयक कोशिका भित्ति और तीसरा है तृतीयक कोशिका भित्ति। तृतीयक कोशिका भित्ति, ये 3 प्रकार के इसमें पाए जाते हैं। माने कोशिका भित्ति के कह सकते हैं, कोशिका जो हमारी सेल वॉल होती है यह केवल पौधों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है। इसे वाह्य कंकाल के नाम से भी ना, यह पूर्ण पारगम्य होती है। इसके 3 भाग होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक होते हैं। कह सकते हैं अगर इसकी प्राथमिक बात की जाए, अगर इसके प्राथमिक की बात की जाए तो इसका जो प्राथमिक कोशिका होती है यह कैल्शियम मैग्नीशियम और कार्बोनेट तथा सेलुलोज का बना होता है। माने कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट और सेलुलोज का बना होता है। CO3 कार्बोनेट का CO3 माने कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट और सेलुलोज का बना होता है। यह प्राथमिक स्तर में। अगर द्वितीयक, और इसमें हम कह सकते हैं कि यह सबसे बाहरी परत होता है। प्राथमिक में यह सबसे बाहरी परत होता है, यह सबसे बाहरी परत होती है, सबसे एक्सटर्नल फेस होती है। और ये जो होती है यह कह सकते हैं काइटिन की बनी होती है। यह कवकों तथा काइटिन की बनी होती है। यह कवक तथा काइटिन, कवक और काइटिन की बनी होती है। कवक और काइटिन की बनी होती है। अब कवक और काइटिन की बनी होती है
अब दूसरी अगर बात की जाए द्वितीयक भित्ति, अगर द्वितीयक भित्ति की बात की जाएगी तो जो हमारी द्वितीयक भित्ति होती है इसका स्तर मोटा होता है। कैसा होता है? इसका स्तर मोटा होता है। इसमें इसका निर्माण माने द्वितीयक का कह सकते हैं लिग्निन, पेक्टिन, क्यूरिन जैसे पदार्थों से होता है। और तृतीयक का तीनों स्तर में, और तृतीयक का अगर हम बात किए तो तृतीय जो स्तर होता है ये सबसे अंदर वाला होता है और सबसे पतला भी होता है यह, और सूखे हुए कह सकते हैं कि सूखे हुए द्रव्य जैसा इसमें वृत्तजीव होते हैं। तो माने कि ये सूखे जैसा होता है, माने ये सबसे पतला होता है, सबसे पतला होता है। और कोशिका वाल के विषय में और क्या क्या जानकारी है इसको चलिए हम देख लेते हैं। हमने बताया कि यह पूर्ण पारगम्य झिल्ली होती है, इसे कोशिका का वाह्य कंकाल भी कहा जाता है। इसका निर्माण सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन, गोद, पेक्टिन इन सब के विषय में होता है। सेलुलोज, अगर सेलुलोज की बात की जाए तो सेलुलोज में क्या होता है? सेलुलोज रेशादार होता है। सेलुलोज कैसा होता है? सेलुलोज ये हमारा रेशादार होता है, रेशादार होता है। कैसा होता है? रेशादार होता है। इसमें अगर सबसे शुद्ध की बात की जाए रुई, रुई हमारी किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, तो इसमें जो आपके सेल वॉल में आपको याद रखना, एग्जाम के पर्पज से अगर आप इसमें याद रखेंगे तो दो तीन चीज इसमें पूछता है, वो आप इसको याद रखेंगे। पहला चीज कि कोशिका, जो हमारी कोशिका है यह केवल व केवल पादपों में पाई जाएगी। एमसीक्यू में अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो यह केवल पादपों में ही पाया जाता है। पहला कंडीशन कि यह केवल पादपों में ही पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? केवल और केवल पादप में पाया जाएगा, माने जंतु में यह नहीं पाया जाएगा। यह केवल किसमें पाया जाएगा? पादपों में पाया जाएगा, जंतुओं में नहीं पाया जाता है। इसे वाह्य कंकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें तीन चीजें आपकी याद रखेंगी। और किसका बना होता है यह लिग्निन, पेक्टिन, क्यूटरिन, ठीक, ये इसका बना होता है। तो इसमें आपको यही जितने एग्जाम के पर्पज से आपको इतना जानने लायक जरूरी है। मैंने अभी जो बताया वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। अब बात की जाए कोशिका, अगर कोशिका की बात की जाए तो कोशिका के आगे हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। क्या पढ़ेंगे? अगला हमारा टॉपिक होगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, अगर कोशिका झिल्ली की बात करें तो ये देखिए कोशिका झिल्ली है यह जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। माने कोशिका झिल्ली जो है हमारी जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ये क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ये परासरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस सिद्धांत पर कार्य करती है? परासरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। परासरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। और हम कह सकते हैं कि जो जंतु और पादप में अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, परासरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अर्धपारगम्य झिल्ली चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं, इसे चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। चयनात्मक झिल्ली, इसे चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। ठीक, अब इसमें जान लीजिए कि परासरण कहते किसे हैं।
ये परासरण वो होता है, ठीक है। ऑस्मिस माने विलयन और विलय माने कत मतलब घुलने वाला और घोलने वाला और घुलाने वाला। तो देखिए परासरण, अगर परासरण की हम बात करें तो अगर हम परासरण की बात करेंगे तो अर्धपारगमी माने उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। उच्च सांद्रता से उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। यानी उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब हम गमन करता है कोई भी एलिमेंट या कोई भी पदार्थ, तो वो क्या होता है? उसे हम परासरण कहते हैं। परासरण देखिए, परासरण के कारण ही जो हमारे अचार है, मुरब्बे हैं, ये सब इसे कई दिनों तक रखा जा सकता है, कई दिनों तक रखा जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि अचार बनाते समय, जब हम अचार बनाते हैं तो तेल और नमक का मिश्रण का प्रयोग करते हैं, जिससे पानी होती है, इसलिए पानी सूक्ष्म बैक्टीरिया क्या करते हैं, कवक जो होते हैं वो खा जाते हैं। कवक क्या करते हैं? खा जाते हैं। और जब ये खा जाते हैं तो हमारा लंबे समय तक, जैसे और समुद्री खीरे की अगर हम बात करें तो समुद्री खारे जल में जो पाया जाता है समुद्री कटा, और खराब जल को शुद्ध करने के लिए कृत्रिम रूप से उसको पैदा भी किया जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो परासरण के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। आप एग्जाम में परासरण के सिद्धांत पे कौन सा दे देगा? अचार, मुरब्बा, नमक। तो यही सब चीजें होती हैं कि जो परासरण में फर्क करती है, माने उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना ही परासरण कहलाता है। और कोशिका झिल्ली में और जानने लायक जो चीजें हैं उसको हम देख लेते हैं और जो इम्पोर्टेंस हैं। अब देखिए जो कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, वो हम कह सकते हैं कि किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली हमारी प्रोटीन लिपिड की बनी होती है। इसका निर्माण फास्फोलिपिड से होता है। कोशिका झिल्ली का निर्माण माने इसका निर्माण, माने कोशिका झिल्ली का निर्माण, इसका निर्माण फास्फोलिपिड से होता है। यानी कोशिका झिल्ली का जो निर्माण है वो किससे होता है? वो फास्फोलिपिड से होता है। इसे हम कह सकते हैं, इसे LPLP माने प्रोटीन लिपिड प्रोटीन भी कहते हैं। इसे प्रोटीन लिपिड प्रोटीन माने इसे प्रोटीन लिपिड प्रोटीन भी कहते हैं कोशिका झिल्ली को। तो कोशिका झिल्ली में जो आपको इम्पोर्टेंट है, पहला चीज की यह जंतु और पादप में दोनों में पाया जाता है। जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। यह अर्धपारगम झिल्ली होती है, परासरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। इसे चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। ठीक, इसका निर्माण फास्फोलिपिड से होता है। ये इसे लिपिड प्रोटीन लिपिड भी कहते हैं। ठीक, इसमें हमने परासरण बताया। परासरण उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ठीक, अब कोशिका झिल्ली। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म। अगली जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, इसको हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म तो देखिए कोशिका झिल्ली के अंदर जो पदार्थ होता है, कोशिका झिल्ली के अंदर जो पदार्थ होता है
जो पदार्थ होता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म, उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, इसकी खोज, प्रोटोप्लाज्म की खोज पुरकिंजे ने की थी। किसने की थी? इसकी खोज पुरकिंजे, पुरकिंजे ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज पुरकिंजे ने की थी। इसकी संरचना, अगर संरचना की बात की जाए, इसकी संरचना डुचार्डिन ने दी थी। डुचार्डिन ने की, माने इसकी संरचना डुचार्डिन ने दी। और इसकी संरचना हेक्सले ने कहा, माने एक वैज्ञानिक थे हेक्सले ने कहा कि जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। हेक्सले ने कहा, किसने कहा? हेक्सले ने कहा जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार होता है। अगर हम कहते जीव द्रव्य इक्वल टू, अगर हम कहें तो जीव द्रव्य बराबर जीवन प्लस जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक। देखिए और जीव द्रव्य के विषय में और क्या जानकारी है? देखो जीव द्रव्य के अंदर जो पदार्थ होता है उसे जीव द्रव्य। इसकी खोज पुरकिंजे ने की थी 1840 में। कितनी, कब की थी? 1840 में पुरकिंजे ने की थी। तथा कह सकते हैं कि इसलिए इन्हें माने पुरकिंजों को ही प्रोटोप्लाज्म का जनक माना जाता है। और हेक्सले जो वैज्ञानिक ने इनको क्या कहा कि कोशिका ही जीवन का भौतिक आधार है, जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। तो जीव प्रोटोप्लाज्म में आपको जो जानने लायक है, पहली चीज, इस प्रोटोप्लाज्म की खोज कितने की थी? पुरकिंजे ने। और संरचना किसने की थी? डुचार्डिन ने की थी। अगला है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। तो हमने पढ़ा प्रोटोप्लाज्म, अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। अगला हमारा है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य की बात करें, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के जो बीच का पदार्थ होता है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का जो पदार्थ होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जो पदार्थ होता है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जो पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें कोशिका द्रव्य में सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बीच में कई कोशिकाएं पाए जाते हैं, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, इसको इंग्लिश में कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में कहते हैं इसको सूत्रकणिका बोलते हैं। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की बात की जाए तो ऐसी संरचना मिलेगी आपको इसमें, ऐसे
ऐसी जो संरचना होगी आपको दिखेगी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, इसमें कई सारे भाग रहेंगे आपको। ठीक, जैसे यहाँ राइबोसोम पाया जाएगा, राइबोसोम, डीएनए इसमें पाया जाएगा। इधर अगर हम कहीं मैट्रिक्स, तो ये सब चीजें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाएंगी। माइटोकॉन्ड्रिया को, ये माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, इसकी जो खोज थी कोलिकर ने की थी। 1880 में कोलिकर ने की थी। 1880 में कोलिकर, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज थी वो कोलिकर ने की थी। और कह सकते हैं कि 1890 वैज्ञानिक थे अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट के नाम से दिया था। मैंने इसको क्या कहा, बायोप्लास्ट के नाम से इसको संबोधित किया, ऐसे कार्यों की व्याख्या की। ठीक, और इसके बाद एक वैज्ञानिक है बेंडा, 1897 में बेंडा नामक वैज्ञानिक है। इन्होंने इसकी रचनाओं किया। ठीक, तो इसके रचना कह सकते हैं कि इसके रचनाओं को नाम दिया, यह बैक्टीरिया नीले हरित शैवालों में छोड़कर, माने अगर हम कह सकते हैं यह नीले हरित शैवाल को छोड़कर समस्त पौधों और जंतुओं में पाया जाता है। पौधों व जंतुओं में पाया जाता है। ठीक, निरहत। तो अगर हम कहते हैं तो इसका कार्य क्या है, एक बार और इसको रिपीट देखिए। कह सकते हैं कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को खोज कोलिकर ने की थी। इसके बाद इसके जो महत्व था वो किसने बताया, अल्टमान ने इसके महत्व को अल्टमान ने बताया। ठीक, अब कोलिकर ने क्या किया, इसके बाद बेंडा ने इसको बायोप्लास्ट, इसकी रचनाओं को अध्ययन करके नाम दिया। ये पाया कहाँ जाता है, अगर नीले हरित शैवाल को छोड़ दिया जाए, तो यह समस्त जीवों और जंतुओं में पाया जाएगा, माने पौधे। और अब इसका कार्य क्या है, इसका जो कार्य है माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण करना। इसका कार्य क्या है, ऊर्जा का निर्माण करना। और ऊर्जा जो निकलती है किस रूप में निकलती है, इसकी ऊर्जा एटीपी के रूप में निकलती है। इसकी जो ऊर्जा निकलती है वो एटीपी के रूप में निकलती है। एटीपी का अगर फुल फॉर्म की बात की जाए, एटीपी, ठीक, तो एटीपी की एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म, एटीपी का फुल फॉर्म हुआ। देखिए, और इसमें क्या है, इसकी एक खासियत है कि कोशिका की नेचुरल जो मृत्यु है उसके लिए जिम्मेदार है, माने नेचुरल डेथ के लिए कौन जिम्मेदार है, माइटोकॉन्ड्रिया। माने हम कह सकते हैं कि जो कोशिका की नेचुरल मृत्यु होती है उसकी जिम्मेदार यही है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसे ऊर्जा का घर के भी इसे ऊर्जा का घर भी कहते हैं, माने ऊर्जा का घर भी कहते हैं, पावर ऑफ हाउस सेल। ठीक है, इसको यह कैसा है, अगर यह हमारा अर्धस्वायत्त कोशिकांग
इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। ठीक, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर डीएनए व आरएनए पाया जाता है, सॉरी डीएनए व जीन पाया जाएगा। माने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में क्या पाया जाएगा? डीएनए व जीन, डीएनए व जीन भी पाया जाएगा। माने इसके अंदर डीएनए व जीन भी पाया जाएगा। अब इसकी जो कह सकते हैं कि इसकी जो नेचुरल डेथ होती है इसे एपार्टिस कहते हैं। नेचुरल डेथ को, जो नेचुरल डेथ होती है, नेचुरल डेथ को एपासिस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे ज्यादा अगर माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो सबसे ज्यादा संख्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे ज्यादा संख्या जो सबसे ज्यादा संख्या पाई जाएगी वो हृदय पेशी में पाई जाती है। हृदय पेशियों में पाई जाती है। ठीक, तो ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया एग्जाम के पर्पज से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बराबर कंटिन्यू पूछे जाते हैं। कंटिन्यू पूछे तो इस पे आप विशेष फोकस करेंगे। पहली चीज, यह कहाँ पाया जाता है? कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी क्या नाम है? सूत्रकणिका। इसकी खोज कोरिकर ने की थी। अल्टमान ने इसके गुणों की व्याख्या की। बेल्डा ने रचनाओं की। यह नील हरित शैवाल को छोड़ दिया जाए, अगर नील हरित शैवाल को छोड़ दिया जाए सभी पौधों और जंतुओं में पाया जाएगा। सभी पौधे और जंतुओं में इसे ऊर्जा निर्माण करना, माने इसे ऊर्जा निर्माण के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये ऊर्जा निर्माण करता है वो किस रूप में करता है? एटीपी के रूप में करता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म है एटीपी का। और कोशिकाओं की जो मृत्यु होती है, जो नेचुरल मृत्यु होती है, उसका जिम्मेदार भी कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया ही है। इसे ऊर्जा का घर के भी नाम से जाना देते हैं। अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। और इसमें जीन व डीएनए पाया जाता है। जो इसकी नेचुरल डेथ होती है उसे हेपाटिस कहते हैं। और इसकी सबसे ज्यादा संख्या कहाँ होती है? वह हृदय पेशियों में पाई जाती है। तो मेन जो था आपका कोशिका द्रव्य से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस आप याद रखेंगे। देखिए, जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि नाभिक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो नाभिक के अलावा कहाँ पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में नाभिक के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाएगा? नाभिक के अलावा डीएनए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन और है इसी में कि सौर ऊर्जा जो हमको मिलती है, सौर ऊर्जा एटीपी के रूप में मिलती है। एटीपी के रूप में मिलती है तो ये बदलेगी किसमें बदलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में बदलेगी, या क्लोरोप्लास्ट में बदलेगी, राइबोसोम में बदलेगी, या फिर पराक्सीनोम में बदलेगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो एटीपी की ऊर्जा है वो किसमें बदलती है? वो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट के रूप में बदलती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के रूप में बदल जाती है। अब अगला है कि मानव शरीर में
ठीक, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने गुणसूत्रों की जोड़ की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्र जो पाए जाते हैं वो कितने जो पाए जाते हैं? वो 23 जोड़े पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़े पाए जाते हैं। जो में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो अगर जीव में जो अधिक विविधता का कारण है वो क्या है? उत्परिवर्तन के कारण ही अधिक विविधता होती है। अब एक क्वेश्चन और है कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या उपस्थित होता है? क्वेश्चन, जंतु कोशिका में से क्या उपस्थित होगा? सेलुलोज की कोशिकाभित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। माने जंतु में क्या उपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिकाभित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिकाभित्ति उपलब्ध होती है। जंतु में कोशिका सेलुलोज की कोशिकाभित्ति बनी होती है। कोशिकाभित्ति बनी होती है। अगला एक क्वेश्चन है कि जैव कोशिका में कौन सा भाग पावर ऑफ हाउस कहलाता है? जैव कोशिका में कौन सा भाग पावर ऑफ हाउस कहलाता है? जैव कोशिका में कौन सा भाग पावर ऑफ हाउस कहलाता है? पावर ऑफ हाउस कहलाता है। तो पावर ऑफ हाउस कौन सा कहलाएगा? अगर पावर ऑफ हाउस की बात करेंगे तो पावर ऑफ हाउस हमारा क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ हाउस कहलाता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण हमारा किसमें होता है? अंतःप्रदब्धी जालिका में होती है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण अंतःप्रदब्धी जालिका में होती है। ठीक, तो ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में। अब एक चीज और इसमें थोड़ा सा रहेगा, उसमें देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर संगठन की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में संगठन जैसे प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया में अगर प्रोटीन की बात की जाएगी तो प्रोटीन का जो संगठन होता है, रासायनिक संगठन, कह सकते हैं कि 65.70% इसमें प्रोटीन पाया जाएगा। फास्फोलिपिड आपका ये 25% पाया जाएगा। आरएनए 0.5% पाया जाता है और डीएनए बहुत ही अल्प मात्रा में, कह सकते हैं कि अल्प मात्रा में पाया जाता है। अल्प मात्रा में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगला हमारा है काल्जी काय। अगली जो हमारी टॉपिक है वो है काल्जी काय। अगर काल्जी काय की बात की जाए तो काल्जी काय की खोज किसने की थी? कैमिलो गाल्जी ने की थी। काल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। कैमिलो गाल्जी ने की थी। ये कब की थी? कैमिलो गाल्जी ने 1898 में की थी। कब की थी? 18। ठीक, इसे लाइपोकॉन्ड्रिया के भी नाम से जाना जाता है। इसे किसे? लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ पाया जाएगा? गाल्जी का यह नीले हरे शैवालों में पाया जाएगा। नीले हरे शैवालों में जीवाणुओं एवं माइक्रोप्लाज्मा को छोड़कर सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। माने गाल्जी काय की अगर बात की जाए, यह नीले हरे शैवाल
नीले हरे शैवाल, जीवाणु एवं माइकोप्लाज्मा प्लाज्मा को छोड़कर सभी जीवधारियों में पाया जाएगा। सभी जीवधारियों में पाया जाएगा। ये होगा, सभी जीवधारियों में क्या होगा, यह पाया जाएगा। और यह करता क्या है, विभिन्न कोशिकीय पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। माने कह सकते हैं कि कोश में जितने भी पोषक तत्व तो होते हैं, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाता है। इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। या इसे हम और एक नाम से और भी जानते हैं, कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा। हाँ, मैनेजमेंट ऑफ द सेल, यानी कोशिका का हवलदार। कहीं आपको मिले कोशिका का हवलदार, यानी कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या कोशिका का हवलदार के भी नाम से इसको जाना जाता है। अब इसका कार्य क्या है कि ये करता क्या है, जैसे इसका जो कार्य है, नाजिकाय का जो कार्य है, ये कार्य यही है कि ये विभिन्न पदार्थों को जो होता है, विभिन्न एंजाइम्स होता है, जैसे श्रावण करना, शुक्राणुओं तथा अंड अग्रप्राणुओं का निर्माण करना, कोशिकाओं के बीजांडों के समय कोशिका पट्टी का निर्माण करना, ये सब इसके विभिन्न कार्य हैं। तो यही सब ये काम करता है। तो आपके एग्जाम में जो है वो पूछा जाएगा कि गाल्जी काय की खोज किसने की थी। तो गाल्जी काय की खोज हमारी किसने की थी, गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। इसे लाइपोकॉन्ड्रिया के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा है कि इसे लाइपोकॉन्ड्रिया के भी नाम से जाना जाता है। यह अगर नीले हरे सवाल जीवाणु और माइकोप्लाज्म, जीवाणुओं और माइकोप्लाज्म को अगर छोड़ दिया जाए तो यह सभी जीवधारियों में पाया जाएगा। इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या कोशिका का हवलदार भी कहा जाता है। तो इसमें कोशिका का ट्रैफिक पुलिस और कोशिका का हवलदार, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी 1800। तो इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब अगला हम पढ़ेंगे टॉपिक अगला हमारा टॉपिक है अंतःप्रतपी जालिका। अगर अंतःप्रतपी, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रतपी। इसे देखिए, अंतःप्रतपी जालिका को इसे कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। माने इसे कोशिका का कंकाल, इसे कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। ये केंद्र के आधार तथा कोशिका का आधार प्रदान करते हैं। माने इसे ये क्या करता है अंतःप्रतपी,
ये केंद्रक का आधार निर्धारित करता है। केंद्रक का आधार, केंद्रक का आधार निर्धारित करता है, वह कोशिका को आकार प्रदान करता है। कोशिका को आकार प्रदान करता है, माना इसे कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। इसे यह केंद्रक का आधार देता है, कोशिका का आकार भी प्रदान करता है। इसकी खोज के.आर. पोर्टर ने की थी। अगर खोज किसने की थी? खोज के.आर. पोर्टर, खोज इसकी के.आर. पोर्टर ने कहा। यह केंद्रक कला से, यह क्या होती है? यह केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैली होती है। यह केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैली होती है। यह केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैली होती है। अगर अंतःप्रतव्य जालिका की अगर बात करें तो यह दो प्रकार का होता है। माने कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है RER और एक SCR। यह कितने प्रकार का होता है? अगर प्रकार की बात की जाए तो ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। एक पहला कह सकते हैं रफ माने खुरदुरे प्रकार की अंतःप्रतव्य जालिका, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में लिखो तो इसको SER और RER। ठीक। अब देखिए दोनों का कार्य अलग अलग होता है, इसका कार्य और इसका। हम कह सकते हैं कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसकी सतह पर, माने इसकी सतह पर कह सकते हैं, जैसे इसका सतह है, इसकी सतह पे खुरदुरा माने बिंदु नुमा क्या होता है? बिंदु नुमा राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्या होता है? राइबोसोम। और इसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। यहाँ जो होता है ये चिकना टाइप का होता है। इसका कार्य क्या होता है? ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का जब संश्लेषण करता है यह और SCR क्या होता है? इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। माने स्मूथ रेटिकुलम जो होता है इसके ऊपर आपका ये नहीं पाया जाता है, स्मूथ राइबोसोम्स नहीं पाया जाता है और ये समतल चिकने होते हैं। और कह सकते हैं ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं। माने प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेता है। प्रोटीन संश्लेषण भाग नहीं लेते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अंतःप्रतव्य जालिका की बात की जाए तो इसी कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। तो एग्जाम के पर्पज से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपसे कोई पूछ लेगा। इसे केंद्रक का आधार और कोशिका का आकार भी प्रदान कर, माने केंद्रक को आधार देता है और कोशिका को आकार देता है। इसकी खोज के.आर. पोर्टर ने की थी। यह दो प्रकार का होता है, RER और SCR, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक क्या करता है? RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। और ये स्मूथ रेटिकुलम ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है? भाग नहीं लेता है। ये फसल का, अब देखो
स्मूथ रेटिकुलम का होता है, ये वसा का संश्लेषण करता है, वसा का संश्लेषण करना, और जैसे स्टेरॉइड का निर्माण करता है। स्फूर्तिदायक जो एनर्जी टाइप का होता है, एनर्जी वो हमको प्रदान करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है? वसा का संश्लेषण करता है। ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ये वसा का संश्लेषण करता है। दोनों में ये अंतर है, रफ वाला हमारा प्रोटीन का संश्लेषण करेगा और ये हमारा प्रोटीन का संश्लेषण करता है, सॉरी वसा का संश्लेषण करता है, माने प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करता है, वसा का संश्लेषण करता है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे राइबोसोम। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? राइबोसोम। चलिए राइबोसोम को देख लेते हैं। राइबोसोम अगर राइबोसोम की मैं बात करूं, राइबोसोम यह झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। कैसा होता है? झिल्ली रहित कोशिकांग। झिल्ली रहित कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। इसकी जो खोज थी, खोज कितने की थी? पैलेट नामक वैज्ञानिक ने की थी। पैलेट नामक वैज्ञानिक ने की थी। कार्य क्या है इसका? राइबोसोम का जो कार्य है वो कार्य क्या है? ये राइबोसोम का जो कार्य होता है, ये जीन की सूचना के आधार पर प्रोटीन का निर्माण करता है। जीन हमें जो सूचना देता है उसके आधार पर ये क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, या इसे कोशिका का इंजन का भी नाम जाना जाता है। तो मेनली यह 3 नामों से जाना जाता है। कितने नामों से? मेनली यह 3 नामों से जाना जाता है। पहला, अगर इसकी ये पहला चीज कार्य इसका क्या है? इसका जो कार्य है माने राइबोसोम का, ये जीन की सूचना के अनुसार, जीन की सूचना के अनुसार, अगर जीन की सूचना के अनुसार ये क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। जीन की सूचना के अनुसार प्रोटीन का निर्माण करता है। जीन की सूचना के अनुसार प्रोटीन का निर्माण करता है, और इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, अगर हम बात करें, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, या इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोशिका का इंजन भी कहते हैं। ठीक, तो अब ये राइबोसोम के प्रकार, ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2। एक तो 70S होता है और एक 80S होता है। दोनों में अंतर है। ठीक है, आप देखिए कोशिका राइबोसोम की खोज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने, इसे झिल्ली रहित कोशिकांग है। ये जीन की सूचना के अनुसार प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, या इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। अब कोशिका के प्रकार, यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। राइबोसोम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक 70S होता है, एक 80S होता है। अगर 70S की बात करें तो यह सरल प्रोटीन बनाते हैं, माने यह सरल प्रोटीन बनता है, सरल प्रोटीन बनाते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं।
प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया या लवक में पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया या लवक में पाए जाते हैं। माने सरल प्रोटीन का निकाय प्रोकैरियोटिक या लवक, माइटोकॉन्ड्रिया या लवक में पाए जाते हैं। ठीक है। और ये 80S क्या करता है, ये जटिल प्रोटीन बनाता है, जटिल प्रोटीन का निर्माण करता है, जटिल प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। देखिए इसमें यस एक मैंने शब्द लिखा है, यश का अर्थ होता है सेडिमेंशन होता है, सेडिमेंटेशन या कॉफिशिएंट, या इसको यश को बोलते हैं हिंदी अवसादन गुणांक, अवसादन गुणांक। ठीक, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, ये अवसादन गुणांक इसको बोलते हैं। ठीक, अब अगला हमारा टॉपिक है लवक। क्या टॉपिक है? लवक, प्लास्टिड। लवक हमारा टॉपिक है प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड की अगर बात करें तो इसकी खोज हेकेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज हेकेल नामक वैज्ञानिक की थी। इसकी खोज की बात की जाए तो प्लास्टिड की खोज किसने की थी? हेकेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। हेकेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। और ये कब की थी? 1865 ईस्वी में की थी। 1865 ईस्वी में की थी। ठीक, और यह कहां पाया जाता है? यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। माने यह सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। यह अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। यह कैसा है? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। यह अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। यह 3 प्रकार का, कितने प्रकार का होता है? यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? यह 3 प्रकार का होता है, और तीनों के अलग अलग प्रकार है। पहला वर्णी लवक, दूसरा हरित लवक, तीसरा अवर्णी लवक। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक, यह 3 प्रकार का होता है। पहला वर्णी लवक, दूसरा हो गया हरित लवक, और तीसरा हमारा हो गया अवर्णी लवक। ये 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार का। अब देखिए हरित लवक कहाँ पाया जाएगा, वर्णी लवक कहाँ पाया जाएगा, और अवर्णी लवक कहाँ पाया जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। वर्णी लवक पहला हमारा है वर्णी लवक। अगर वर्णी लवक की हम बात करेंगे तो हमारा जो वर्णी लवक है, पहला क्या था इसमें? वर्णी लवक। चलिए वर्णी लवक, अगर वर्णी लवक की हम बात करें, देखिए वर्णी जो लवक है इसको रंगीन लवक के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं अगर लिखा हो जाएगा तो जान जाइएगा आप। रंगीन लवक किसके नाम से जाना जाता है? यह रंगीन लवक के नाम से भी जाना जाता है। यह रंगीन लवक के नाम से भी जाना।
अब यह रंगीन लवक यह इसका कार्य क्या है? देखिए वर्णिल लवक का जो कार्य है, यह इसका जो कार्य है विभिन्न रंगों को, माने कह सकते हैं कि पौधे के जो विभिन्न भाग होते हैं, पौधे के विभिन्न भाग को, विभिन्न भाग को रंग प्रदान करना होता है। रंग प्रदान करना, विभिन्न भागों को रंग प्रदान करना होता है इसका काम। अब ये रंग प्रदान करेगा तो जिसे कह सकते हैं कि पौधों को सौंदर्य वृद्धि होती है कई प्रकार की। ठीक, तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैं बता रहा हूं, उस एग्जाम्पल को आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। जैसे जैंथोफिल, 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 जैंथोफिल के कारण पीला, माने हरा से पीला, ये क्या होता है, पीला प्रदान करता है, माने ये हरा से पीला करेगा। ठीक, लाइकोपीन, लाइकोपीन पीला नारंगी, पीला नारंगी या टमाटर जैसा रंग कर सकते हैं, टमाटर जैसा रंग, टमाटर जैसा रंग। एंथ्रोसाइनिन, एंथ्रोसाइनिन, एंथ्रोसाइनिन नीला बैगनी, नीला बैगनी, जैसे हमको जामुनी कलर कह सकते हैं, जामुन कलर। कैरोटीन, कैरोटीन गाजर जैसा लाल रंग, गाजर जैसा लाल रंग, कैरोटीन। कैप्सिमिन, कैप्सिमिन मिर्ची जैसा लाल रंग, मिर्च जैसा लाल रंग, मिर्च जैसा लाल रंग। कैरोटीनाइन, कैरोटीनाइन नाइट, नाइट। बेल, बेल का पीला रंग कर सकते हैं, बेल का पीला रंग। सोलोनिन, सोलेनिन आलू का हरापन, आलू का हरापन। राइकोफ्लेनिन, राइकोफ्लेनिन सेब जैसा लाल रंग, सेब जैसा लाल रंग। कुकुरमिन, कुकुरमिन हल्दी जैसा पीला रंग, हल्दी जैसा पीला रंग। बिट्रिन, चुकंदर जैसा लाल रंग, जैसा लाल रंग। तो वर्डी लॉ के ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल है जो एग्जाम में आपके ये एग्जाम में कंटिन्यू पूछे गए हैं, एग्जाम में ये कंटिन्यू पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको लर्न कर लेंगे, इसको याद रखेंगे हमेशा। जो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं उन एग्जाम में ये क्या होगा, उस एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा। ठीक, वर्डी लवक हो गया। अब आपका हरित लवक, दूसरा हम कर देंगे हरित लवक। हरित लवक, अगर हरित लवक की हम बात करें, जो हमारा हरित लवक है, तो ये क्या करता है, हरित लवक इसे कोशिका का रसोई घर भी करता है, और ये हरित लवक होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
भाग लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल, खनिज लवण, क्लोरोफिल की सहायता से यह सूर्य की उपस्थिति में कह सकते हैं कि प्रकाश का भोजन अपना बनाता है और हर जगह अपने भागों में पहुंचाता रहता है। क्लोरोफिल का जो हरा रंग होता है वो मैग्नीशियम के कारण होता है। अगर हम कह दें कि जैसे ये जीवाणु नील हरित शैवाल, लाल हरित शैवाल और कवक में नहीं पाए जाते हैं। तो अगर हरित लौह की बात की जाए, इसे कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। मानी हरित लौह को कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं, इसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं। और इसके साथ इसे क्या कहते हैं, अब ये करता क्या है, प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन बनाता है। माने यहाँ जो मैग्नीशियम के कारण पत्तियों का रंग, जो पत्तियों का होता है, पत्तियों का हरा रंग मैग्नीशियम के कारण होता है। मैग्नीशियम के कारण होता है। ठीक, अब ये हरा रंग होने के कारण इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता देता है। जो प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायता देता है। और जिसके कारण ये क्या करता है, भोजन की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में अपना ये भोजन बना लेता है। जैसे हम कहें कि अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ये लिया और प्लस जल लेकर ये किसका निर्माण करेगा, ग्लूकोज का निर्माण करेगा। C6H12O6 कर देगा, ऑक्सीजन निकालेगा और जल को बनाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारा 6 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और यहाँ हो जाएगा 12H2। तो हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो माने हरित लौह का क्या है, हरित लौह को कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। पत्तियों के कारण मैग्नीशियम, पत्तियों के कारण हरा रंग मैग्नीशियम के कारण होता है। और पत्तियों में क्लोरोफिल का आएगा, जिससे प्रकाश संश्लेषण में सहायता मिलती है। और जब प्रकाश संश्लेषण रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये खनिज मिनरल वाले के ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन बाहर मुक्त होती है, O2 हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ठीक, अब प्रकाश की जो संश्लेषण की क्रिया होती है और ग्रेमा और स्टोना भाग में होती है। प्रकाश की जो क्रिया होती है वो पत्तियों के ग्रेना भाग में होती है। ठीक, अब अगला है तीसरा आपका हो जाएगा अवर्णी लवक। अगर अवर्णी लवक की हम बात करें, ठीक, तो इसका काम है विभिन्न प्रकार के भोजन का संग्रहण करना। क्या होता है, यह रंगहीन होता है, ये भोजन का संग्रहण करता है। हम कह सकते हैं कि यह रंगहीन होता है, यह रंगहीन होता है। ठीक, ये रंगहीन होता है और इसका कार्य क्या है, भोजन का संश्लेषण करना। इसका मुख्य काम है भोजन का संग्रहण करना, माने भोजन का संग्रहण करता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला इमिलियोप्लास्ट, अगर इमिलियोप्लास्ट की बात की जाए तो ये क्या करता है,
कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, संग्रहण करता है, माने इडियोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करता है। इसके बाद दूसरा है प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जैसे दाल हो गया, ठीक है, दाल हो गया। इलियोप्लास्ट वसा का संश्लेषण करता है। इलियोप्लास्ट ये वसा का संश्लेषण करता है, जैसे तेल हो गया, सरसों का तेल, राई का तेल, जितने भी हमारे ऑयल है उसका क्या करता है, संश्लेषण करता है। तो चलिए आज की क्लास इसी पे हम स्टॉप करते हैं। अगली जो हमारी टॉपिक होगी वो हमारी होगी सेंट्रोसोम। अगला जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे सेंट्रोसोम से। अगली जो हमारी टॉपिक होगी सेंट्रोसोम से ही अपनी क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो कैसी लगी आपको क्लास जरूर बताइए। आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए। आप लोगों से निवेदन है कि आप प्लीज इसको शेयर जरूर करिए कि जिन बच्चों को आवश्यकता हो उनको चैनल और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ताकि मेरी वीडियो जब भी मैं अपडेट करूं आप लोगों को जरूर नोटिफिकेशन। मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस टॉपिक को, साइंस और ज्योग्राफी को जल्द से जल्द फिनिश किया जाए। इसके बाद अगली हमारी जो टॉपिक होगी, अगला हमारा जो क्लास होगा, या हम कह सकते हैं कि अगली जो हमारी टॉपिक स्टार्ट होगी वो हमारी टॉपिक होगी यूपी स्पेशल। जो बच्चे पेट की तैयारी कर रहे हैं, पेट के लिए मैं इस यूपी स्पेशल जल्द ही लॉन्च करने वाला हूं। हो सकता है 2 या 4-6 दिन में यूपी की पूरी सिलेबस में आपको पढ़ा के आपको दे दूं। यूपी का जितना भी आपको इम्पोर्टेंस है वो सारे के सारे इम्पोर्टेंस का नोट्स बना के मैं आपको प्रोवाइड करा दूं, या नोट्स के तौर पे ही मैं आपको सारा का सारा पढ़ा डालूं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। लेकिन आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरा चैनल पहुंच सके और जिन बच्चों को जरूरत है उनको मिल सके। ओके, थैंक यू।